नमस्कार। आज मैं आपकी सेवा में फिर से उपस्थित हुआ हूँ और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है नए कानूनों में, वो है गिरफ्तारी, जिसकी हम चर्चा विस्तार से करेंगे। इसके क्या प्रोविजंस हैं, पुराने में क्या थे, नए में क्या हैं, क्या क्या बदलाव किए गए हैं, ये मैं आज आपको सरल भाषा में बताने का प्रयास करूँगा। ये वीडियो उपयोगी रहेगी आम लोगों के लिए जिनका इंटरेस्ट होता है कानून के बारे में जाने, मोटी मोटी चीज़ें जाने, पुलिस अधिकारियों के लिए जिनके द्वारा अरेस्ट होती है, और एडवोकेट्स के लिए जिन्होंने वो केस अदालत में लड़ने होते हैं और अपना पक्ष प्रबल तरीके से अदालत में रखना होता है। तो इन सभी के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है। तो हम शुरू करते हैं गिरफ्तारी की बात। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो पुराना कानून था, उसमें सेक्शन 41 से लेके और सेक्शन 60A तक बताया गया था कि गिरफ्तारी किस तरह से की जाएगी, उसके लिए क्या क्या नियम हैं, कानून है। अब उसकी जगह जो नया हमारा कानून है BNSS, इसमें धारा 35 से लेकर धारा 62 तक गिरफ्तारी की प्रक्रिया को बताया है, नियमों को बताया है कि किसने क्या पालन करना है। तो आज मैं ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ और शुरू करना है सबसे जो अहम बात होती है, और वो बड़ा कंट्रोवर्शियल होता है उसमें कि भाई किस मुलजिम को, किस अभियुक्त को हथकड़ी लगाई जाए और किसको ना लगाई जाए। ये बड़ा विषय जो है चर्चा का होता है और इसमें स्पष्ट भी नहीं होता है बहुत सारी चीज़ों को, और उसमें मैंने देखा है कि अदालतों में भी बहस होती है, फिर शिकायतें होती हैं और बहुत सारी बातें होती हैं। तो सेक्शन 46 जो था पुरानी CRPC का, वो बताता था कि जो है हथकड़ी के लिए कोई प्रोविज़न है नहीं। हथकड़ी जो लगाते थे वो स्पेशल परमिशन लेते थे कोर्ट से और उसके बाद ही लगाते थे। तो 46 में कुछ भी नहीं लिखा, हैंडकफ के लिए, हथकड़ी के लिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब बड़ा स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है, और वो सेक्शन है 43(3) BNSS 43(3) सबसेक्शन 3 BNSS, और उसमें परिभाषित कर दिया है कि पुलिस अफसर को अगर ये हालात हैं तो पूछने की आवश्यकता नहीं है, वो हथकड़ी किसी भी मुलजिम को लगा सकता है जो इन कैटेगरीज में आता है, जो इन अपराधों की श्रेणी में आता है। अब वो किस तरह से हैं, मैं उनका आपको थोड़ा सा विस्तार बताता हूँ। कौन कौन से अपराध हैं जिनमें हथकड़ी लगाई जा सकती है, और ये मैंने पहले बता चुका हूँ कि 43(3) BNSS में ये प्रोविज़न बड़ा स्पष्ट रूप से अब दे दिया गया है। एक तो है हैबिचुअल ऑफेंडर, जो बार बार अपराध करते हैं, उनको हथकड़ी लगाई जा सकती है। और ये वही लोग हैं जो बड़ा ट्रिक लगा के कई बार पुलिस के हाथों से भाग जाते हैं अदालत वगैरह से, और बहुत सारे केस ऐसे हुए हैं, और वो उनको लगाई जा सकती है। दूसरा उनको लगाई जा सकती है कि जो पहले पुलिस की कस्टडी से फरार हुए हों, भाग गए हों, उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई हो सकती है। और तीसरा, जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसका कोई मुलजिम है,
कोई मुलजिम है तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई की जा सकती है। फिर पहले जिस वक्त क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बना था उस वक्त कोई टेररिज्म वगैरह की तो बात ही नहीं थी। टेररिज्म को तो पहली बार नए लॉ में लिखा गया है, उसमें परिभाषित किया गया है। तो यदि टेररिस्ट है उसको भी हथकड़ी लगाई जा सकती है। खतरनाक होता है, उनके ग्रुप के मेंबर होते हैं, पब्लिक प्लेस होता है, जो कोर्ट और वहाँ से वो उसको छुड़ा के कई बार ले जाने की किस्से आए हैं, ये घटनाएं हुई हैं। फिर जो ड्रग या अवैध हथियार रखते हैं उनको अरेस्ट किया गया है उन सेक्शंस में, यानी कि बीएनएस में, आईपीसी पुराना और बीएनएस भारतीय न्याय संहिता जो नया कानून है बीएनएस, उसमें मर्डर के मुलजिम हैं, जिन्होंने कत्ल किया है, जिन्होंने किसी को मारा है, उनको भी हथकड़ी लग सकती है। या फिर जो एसिड अटैक करते हैं, पिछले दिनों एसिड अटैक की बहुत घटनाएं हुई हैं कि तेज़ाब फेंक दिया, तो वो भी खतरनाक है, उनको भी हथकड़ी लगाई जा सकती है, इसमें प्रोविज़न है। या वो लोग जो मानव तस्करी करते हैं, जो उठा लेते हैं, बच्चों को उठा लिया, उनको उठा लिया, कहीं और बेच दिया, कहीं और पहुंचा दिया, उनको भी हथकड़ी लग सकती है। और उनको भी हथकड़ी लगेगी कि जो छोटे बच्चों के साथ सेक्सुअल अपराध करते हैं, उनको भी हथकड़ी लगेगी इस सेक्शन के नियम से। या फिर जो हमारे देश के खिलाफ कोई अपराध करते हैं, ऐसे लोगों को भी हथकड़ी लग सकती है। तो ये लगभग 11-12 कैटेगरी हैं जिनमें अब हथकड़ी लगने का प्रावधान कर दिया गया है। पहले ये पुराने कानून में मेंशन नहीं था, उसमें परमिशन लेते थे और करते थे। अब बिल्कुल स्पष्ट है और पुलिस अधिकारी इन अपराधियों को हथकड़ी लगा के पेश कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। एक नया प्रोविज़न आया है, नई धारा आई है 35(7) बीएनएसएस में। उसमें ये कहा कि अगर अपराध 3 साल से कम का है और आदमी 60 साल से ज़्यादा उम्र का है, वृद्ध है, 60 साल से ज़्यादा उम्र का है, या शरीर से किसी कारणवश बहुत ही कमज़ोर है, तो ऐसे आदमी को गिरफ्तारी करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो पुलिस अधिकारी है वो अपने डीएसपी, यानी कि अगर राज्य सरकार में कहें तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और दिल्ली जैसे महानगर की बात करें तो एसीपी से अनुमति लेगा, परमिशन लेगा, लिखेगा कि साहब ये आदमी 60 साल से उम्र में ज़्यादा है, या इसका शरीर कमज़ोर है, ये इस हालात में नहीं है, और ऑफेंस भी जो है वो 3 साल से कम सज़ा का है, तो ऐसे आदमी को गिरफ्तार करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये प्रोविज़न 35(7) धारा 35 सबसेक्शन 7 बीएनएसएस में कर दिया गया है। एक अच्छा प्रोविज़न है। अब अगर हम आगे कहें तो पहले एक सेक्शन होता था, आप सबको याद होगा, 41 सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। उसमें ये था कि जिस दोस्त, फ्रेंड या रिलेटिव के बारे में जो आदमी अरेस्ट किया गया है वो कहता है कि साहब ये मेरा नज़दीकी है, इसको आप मेरी गिरफ्तारी की सूचना दे दें, तो पुलिस अधिकारी उसको सूचना दे देते, टेलीफोन से या वैसे उसको सूचना देते थे कि भाई इस आदमी को ऐसे ऐसे गिरफ्तार किया गया है। अब
जो नया प्रोविज़न है उसमें एक और थोड़ा सा चेंज किया गया है। और वो चेंज क्या है कि चाहे भले ही दोस्त ना हो, रिश्तेदार ना हो, पर यदि गिरफ्तार व्यक्ति कहता है कि फला आदमी को सूचना दी जाए मेरी गिरफ्तारी की, तो पुलिस बाध्य है उसको सूचना देने के लिए। तो यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है 36 BNSS में, सेक्शन 36 धारा 36 BNSS में, वो है एनी अदर पर्सन, यानी कि कोई और पर्सन जिसको अरेस्टेड आदमी कह रहा है कि उसको दो आप सूचना, तो पुलिस को उसको सूचना देनी होगी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी प्रोविज़न है मेरे हिसाब से। पहले सेक्शन 41C में, CRPC में ये प्रोविज़न था कि भाई डिस्ट्रिक्ट में एक बोर्ड होगा और बोर्ड के बाहर लिखा होगा उस बोर्ड पे कि किस आदमी को किस अपराध में कहाँ पे गिरफ्तार किया है। ये सूचना होगी जिससे कि जो गिरफ्तार आदमी है उसके घर वालों यहाँ वहाँ ना घूमें और उनको सूचना मिल जाए। इसको और बेटर किया गया है और अच्छा किया गया है इस प्रोविज़न को नए BNSS में, नए कानून में, नई CRPC में। और सेक्शन 37 BNSS में कहा है कि राज्य सरकार जो है वो एक अफसर को नियुक्त करेगी इसी काम के लिए, और उसका जो रैंक है वो ASI से कम नहीं होना चाहिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से कम नहीं होना चाहिए। तो वो डेजिग्नेटेड जो अफसर होगा जिसको इस काम के लिए नियुक्त किया गया है कि उसने सूचना रखनी है कि कौन कौन गिरफ्तार हुए हैं, किसने किए हैं, किस धारा में किए हैं, वो थाने में भी होगा और डिस्ट्रिक्ट का जो कंट्रोल रूम है उसमें भी होगा, और उसके पास में ये सारी सूचनाएं होंगी। अब एक निश्चित आदमी की जिम्मेदारी लगा दी है। अब किसी को पता करना है कि भाई मेरे ये रिलेटिव है या कोई और है, भाई गिरफ्तार तो नहीं हुआ, तो उससे वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसमें एक प्रोविज़न और भी कर दिया गया है, और वो प्रोविज़न क्या है कि जो ASI है या उससे ऊपर का अधिकारी है उसको जो है, जो और पुलिस अफसर किसी को गिरफ्तार करेगा तो ये उस गिरफ्तार करने वाले अफसर के लिए जिम्मेदारी होगी, उसकी जिम्मेदारी होगी कि इस अफसर को, जिसको इस काम के लिए डेजिग्नेटेड नियुक्त किया गया है थाने में और डिस्ट्रिक्ट में, उसको वो सारी सूचना देगा उस आदमी की जिसको उसने अपने किसी केस में गिरफ्तार किया है, पूरी डिटेल देगा। और ये जो डेजिग्नेटेड अफसर है ये उसको डिस्प्ले करेगा थाने में, और जो डिस्ट्रिक्ट का है वो डिस्ट्रिक्ट में करेगा। और इसके अलावा जो हमारा डिजिटल मोड है, इलेक्ट्रॉनिक मोड है, उसके ऊपर भी ये सब सूचनाएं उपलब्ध होंगी, यानी कि वेबसाइट पे भी उपलब्ध होगी कि कौन कौन गिरफ्तार हुआ है, कहाँ कैसे हुआ है। और ये जिम्मेदारी इस अधिकारी की होगी। तो ये एक नया अच्छा प्रोविज़न किया गया है जो सेक्शन 37 BNSS में है। अब जो अधिकारी हैं दूसरे, जो जैसा मैंने बताया कि उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो इसको दें, तो सेक्शन 48 BNSS में ये ज़रूरी होगा उनके लिए कि वो इस अधिकारी को सूचना दें कि कौन कौन उन्होंने गिरफ्तार की। अगर नहीं करेंगे तो सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। अब एक होता था कि पहले सेक्शन था 42 CRPC, उसमें कोई आदमी पुलिस को अपना नाम पता नहीं बताता तो उसकी गिरफ्तारी
की जा सकती। अब उसमें क्या था कि उसे पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ देते थे। अब सेक्शन 39 बीएनएसएस में ये कर दिया कि पर्सनल बॉन्ड या बेल बॉन्ड, इसमें जो नया जुड़ा है वो है बेल बॉन्ड। वो पहले नहीं था, अब इस नए सेक्शन में ये जोड़ दिया गया है। तो ये सब बातें, एक और मैं आपको बात बताऊं जो बड़ी ही महत्वपूर्ण है कि पहले 43 एक सीआरपीसी सेक्शन होता था, उसमें एक प्राइवेट आदमी भी अरेस्ट कर सकता था उस आदमी को जिसने कोई गुनाह किया हो, जिसने कोई अपराध इस तरह का किया हो। ये प्रोविज़न था। और उसमें था कि भाई वो पुलिस को बिना अनावश्यक देरी किए हुए पुलिस को हैंडओवर करेगा। अननेसेसरी डिले शब्द का उसमें इस्तेमाल हुआ था। अब इसमें समय सीमा बांध दी है। अब जो सेक्शन 40 बीएनएसएस है उसमें इस बात की समय सीमा बांध दी है कि उसने किसी प्राइवेट आदमी ने गिरफ्तार किया है तो वो कितने समय में पुलिस को हैंडओवर करे उस आदमी को जिसको गिरफ्तार किया है। पहले कोई सीमा नहीं थी समय की, कितनी देर रखो। अब ये सीमा कर दी गई है नए कानून में, और ये सीमा है 6 घंटे। 6 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को, पुलिस को वो व्यक्ति सौंपना पड़ेगा जो उसने गिरफ्तार किया है, जो उसने पकड़ा है, वो उसको देना पड़ेगा। ये एक नया बदलाव है। और इसी से रिलेटेड एक चीज़ और भी आ गई है कि पहले जब वो देता था, हैंडओवर करता था उस आदमी को, तो पुलिस उसको री अरेस्ट करती थी, अरेस्ट करती थी दोबारा से। अब री अरेस्ट जो शब्द है उसको भी बदल दिया गया है और उसकी जगह है कि शैल टेक हिम टू कस्टडी, यानी कि अपनी कस्टडी में लेगी। री अरेस्ट नहीं है, कस्टडी में लेगी, यानी कि ऑलरेडी वो कस्टडी में है और उसी कस्टडी को आगे उसने, पुलिस ने बढ़ा दिया। ये भी बदलाव है। और कई बदलाव हैं जिसमें मैं मोटे तौर पे आपको बता रहा हूँ। ये कि पहले 52 सीआरपीसी में जो है अरेस्ट करते थे, अब उसके पास कोई हथियार है। तो ये नहीं था कि पुलिस अरेस्ट करने के बाद हथियार को कब लेगी कब नहीं लेगी, और कई बार इन्हीं चीज़ों की बहस होते हुए कि कब उसने लिया कब नहीं लिया, उसको बेनिफिट मिल जाता था कोर्ट में अपराधी को। अब ये स्पेसिफिक कर दिया है कि अगर उसके पास अवैध हथियार है तो सेक्शन 50 बीएनएसएस में जस्ट आफ्टर द अरेस्ट होने, गिरफ्तार होने के तुरंत बाद उसका वो अवैध हथियार भी पुलिस अपने कब्जे में लेगी। तो ये चीज़ें पहले स्पष्ट नहीं थी, अब थोड़ी स्पष्ट कर दी गई है। यही फ़र्क है। पहले एक और प्रोविज़न था कि अगर किसी का मेडिकल कराना है तो सब इंस्पेक्टर से नीचे रैंक का अधिकारी डॉक्टर को, मेडिकल प्रैक्टिशनर को रिक्वेस्ट नहीं कर सकता था। कम से कम सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होना चाहिए। अब भाई कई मामलों में ना हो, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है, आप मेडिकल ही तो करा रहे हैं ना, तो उसमें रैंक की क्या ज़रूरत है। अब वो हटा दिया है। अब कोई भी पुलिस वाला, एक सिपाही भी रिक्वेस्ट कर सकता है डॉक्टर से उसका एग्जामिनेशन करने के लिए, उसका मुआयना करने के लिए, मेडिकल मुआयना करने के लिए। जो भी मुलजिम है उसका वो मेडिकल मुआयना कर सकता है। और डॉक्टर को भी अधिकार दे दिया, उसको लगता है कि इसको और दोबारा भी इसका एग्जामिनेशन करने का अधिकार है, तो वो दोबारा एग्जामिनेशन करने का भी अधिकार अब दे दिया गया है नए कानून में। अब ऐसे ही
पहले जो आइडेंटिफिकेशन, जिसको बड़ा पॉपुलरली कहते हैं शनाख्त करना, तो उसमें ये था कि जो फिज़िकली डिसेबल्ड है उसकी अगर शनाख्त करनी है तो उसका वीडियोग्राफ किया जाएगा। अब इसमें बदलाव करके एनी ऑडियो विजुअल मोड बता दिया, मेथड बता दिया। तो इसमें अगर हम कहें तो स्पष्ट रूप से आप मोबाइल से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा वो करने की आवश्यकता नहीं है, और मोबाइल सबके पास होता है। तो एक अच्छा कदम है इस प्रक्रिया को और सरल करने का। पहले एक और था कि किसी आदमी को गिरफ्तार कर लिया तो 24 घंटे के अंदर उसको उस अदालत में पेश करना होता था, पर अगर कोई कारणवश बहुत दूर से लेके आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो 24 घंटे में पेश नहीं कर सकता था। तो फिर वो बेचारा घूमता था कोर्ट में, और घूम के फिर स्पेशल परमिशन लेता था कि साहब मैं इसको इतने घंटे में दिल्ली ले जाऊंगा, और फला वो किसी दूर दराज इलाके से आ रहा होता था, फिर उसको स्पेशल परमिशन लेके फिर वो आगे अपना उसको ले जाता था। अब इस प्रोविज़न में भी बदलाव किया है, 58 BNSS में ये बदलाव किया है कि वो 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करेगा किसी भी मजिस्ट्रेट को, और मजिस्ट्रेट ज़रूरी नहीं है कि जुडिशियल हो। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसको भी पेश कर सकता है 24 घंटे के अंदर अंदर। तो ये सेक्शन 58 में बदलाव है, बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव है। अब यही चीज़ें कुछ मैंने आपको बताई, और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हथकड़ी किसको लगेगी ये स्पेसिफाई कर दिया, वो ऑफेंस बता दिए, वो अपराध बता दिए। 11-12 अपराध हैं, 11-12 कैटेगरी हैं जिनमें कर सकता है, और इन्फॉर्मेशन किसको देनी है ये भी बता दिया। मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होगा ये भी बता दिया है। और अगर कोई व्यक्ति 60 साल से उम्र में ज़्यादा है, शरीर से कमज़ोर है, तो और ऐसा अपराध उसने किया है कि जिसमें सज़ा 3 साल से कम है, तो DSP या ACP की परमिशन से उसको बिना गिरफ्तारी के भी छोड़ा जा सकता है। ये इसमें है। तो ये कुछ प्रोविज़न मैंने आपको बताए गिरफ्तारी से ताल्लुक़ रखने वाले। इसमें पुराना नियम क्या है, नया नियम क्या है, मैंने ये बता दिया, और ये ही सारे मेन हैं जहाँ तक गिरफ्तारी से संबंधित चीज़ें हैं। मेरा आगे भी प्रयास रहेगा कि मैं एक एक विषय को लूँ और उसको सिलसिलेवार पूर्ण रूप से कवर करूँ, जिससे कि बात समझ में आ जाए। पीछे जो मेरा वीडियो FIR पे था उसे काफ़ी लोगों ने सराहा, उसमें जो प्रोफेशनल थे उन्होंने भी सराहा, और मुझसे कहा कि मैं इस तरह के और भी बनाता रहूं, और ये जो नए कानून हैं उनको सरलता से लोगों को बताऊं, समझाऊं, जिससे कि उनको कोई दिक्कत ना आए। और मेरा यही प्रयास है। आप मुझे कमेंट करें और बताएं कि क्या मैं इस प्रयास में सफल हो रहा हूं। आप मेरा चैनल GS से पोस्ट देखते रहें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और मैं आपसे दोस्तों इसी तरह मिलता रहूँगा, और इन नए कानूनों के बारे में एक के बाद एक विषय को लेके आपको बताता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।